नमस्कार। आज फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें समझना है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के बारे में समझने के लिए हमको पहले ये समझना है कि क्या प्रकाश में कोई वजन होता है? प्रकाश में प्रकाश को हम मेजरमेंट कर सकते हैं? तो नहीं, प्रकाश को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रकाश को नहीं माप सकते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये अवधारणा है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। दूसरी बात है कि अब ये ऊर्जा है तो ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऊर्जा है, ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश का अगर सही परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब ये प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसे हम नहीं देख सकते हैं। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि जहां प्रकाश नहीं है वहां हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले समझना है कि प्रकाश का स्रोत, तो हाँ, इस हमारे इस धरती पर दो तरह का, पूरे ब्रह्मांड में कहें कि दो तरह का वस्तु है। एक वस्तु जो है, आप सभी वस्तु, एक वस्तु जो है प्रदीप्त या प्रतिदीप्त भी बोलते हैं। प्रतिदीप्त पिंड या वस्तु, और दूसरा है अप्रतिदीप्त पिंड। तो प्रदीप्त पिंड दो तरह, प्रदीप्त पिंड जो है जिस प्रकाशीय स्रोत दो तरह के, नहीं सॉरी, प्रकाशीय स्रोत हम किसको कहेंगे? तो प्रतिदीप्त पिंड को हम प्रकाशीय स्रोत कहेंगे, क्योंकि इससे ही प्रकाश निकलता है और इस अप्रतिदीप्त पिंड से प्रकाश नहीं निकलता है। तो प्रकाशीय स्रोत क्या हो सकता है? प्रतिदीप्त पिंड जो भी है। तो प्रतिदीप्त पिंड दो तरह के हैं। प्रतिदीप्त पिंड दो तरह के कौन कौन हैं? तो एक पिंड जो है प्राकृतिक, एक पिंड प्राकृतिक है और दूसरा जो है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में कौन कौन है? तो प्राकृतिक में जैसे सूर्य हो गया, जैसे तारा, जैसे जुगनू, ये सब प्राकृतिक है। मानव निर्मित क्या है? जैसे जलता हुआ बल्ब, जैसे आपका जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, ये सब अप्रदीप्त है। तो दीप्तिमान पिंड
अदीप्यमान पिंड प्रकाशीय स्रोत किसको कहते हैं? आप लिख सकते हैं कि जिस स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहा जाता है। जिस स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहा जाता है। दीप्तिमान पिंड किसको कह सकते हैं या प्रतिदीप्त पिंड किसको कह सकते हैं? तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती है। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रतिदीप्त पिंड कहलाती है, और वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम अप्रतिदीप्त पिंड या अप्रतिदीप्त वस्तुएं या अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। अब समझना है हमें अब इसमें समझना है हमको पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभासी। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी कौन सी वस्तुएं? तो अप्रतिदीप्त वस्तुएं, जितने भी अप्रतिदीप्त वस्तुएं हैं उसको 3 भाग में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन है? वो 3 भाग है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी। पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभासी वस्तुएं हैं जिसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। किसको? अप्रतिदीप्त वस्तुओं को। तो पारदर्शक वस्तुएं किसको कहते हैं? तो आप डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती है उसे पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। या फिर जिस वस्तु से हम जिस वस्तु के एक भाग से हम दूसरे भाग की ओर देख सकते हैं उसे हम पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। यानी कि इससे क्या होता है? प्रकाश का एक तरफ से दूसरे तरफ पार कर जाता है। किसमें? पारदर्शक पदार्थ में। अपारदर्शक पदार्थ में प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ पार नहीं करता, ये अपारदर्शी कहलाता है। और इसमें प्रकाश का कुछ भाग पार करता है तो उसको हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। आप इसको इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर है किरण पुंज। तो किरण पुंज किसको कहते हैं? किरण पुंज किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि कौन से किरण के? तो आप यहां लिख सकते हैं प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए ये किरण पुंज है, इसमें बहुत से प्रकाश किरण हैं। अब ये किरण पुंज कितने तरह के होते हैं? तो ये किरण पुंज जो होते हैं इसके बारे में जरा सा देख लेते हैं। तो किरण पुंज 3 तरह का, एक तो पहले फिगर जो बनाए हैं जो कहलाता है
समांतर किरण पुंज। दूसरा किरण पुंज क्या है? एक बिंदु पे सभी प्रकाश किरण आकर मिलती है, तो यहाँ पे मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और एक सिचुएशन क्या आता है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जिसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे सनलाइट। सनलाइट हालांकि एक बिंदु से प्रकाश किरण निकल रहा है, लेकिन बहुत लंबी दूरी के कारण यह किरण पुंज आगे चलकर समानांतर किरण पुंज हो जाता है। दूसरा जो है, आप अभिसारी किरण पुंज का एग्जांपल दे सकते हैं टॉर्च लाइट। एक ही बिंदु पे फोकस करता है। तीसरा जो है अपसारी किरण पुंज। अपसारी, जैसे एक बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब जल रहा है, तो पूरे कमरे के बीच में बल्ब जलता है तो पूरे कमरे में प्रकाश फैलता है। तो ये किसका एग्जांपल है? तो अपसारी किरण पुंज का एग्जांपल है। आप लिख सकते हैं समांतर किरण पुंज का परिभाषा कि इस प्रकार के किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर होती है, इसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। इस प्रकार की किरण पुंज एक ही बिंदु पे अभिसरित होती है, जिसे हम अभिसरित मतलब मिलना, तो इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और इस प्रकार की किरण पुंज एक बिंदु से होकर निकलती है, एक बिंदु से होकर फैलती है, जिसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का डेफिनेशन हम दे सकते हैं, पहले समझ लीजिए ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन? तो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी पहले प्रतिबिंब को समझ लीजिए कि यदि किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, या आप सिर्फ परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ परावर्तन भी लिख सकते हैं। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से आप डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे प्रतिबिंब
प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट है कि अगर डिफिनेशन वही है वास्तविक प्रतिबिंब का कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, अगर ये होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका डेफिनेशन वास्तविक प्रतिबिंब का आप लिख सकते हैं, किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब तो यही डेफिनेशन, किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, अब ये मिलती नहीं बल्कि अब ये लिखना है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी प्रतीत होती है, आभास होती है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रतिबिंब का डेफिनेशन अगर आप क्लियर रखते हैं, प्रतिबिंब को अगर आप समझ जाते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान है। डेफिनेशन भी प्रतिबिंब में ही दोनों का डेफिनेशन इंक्लूड है। तो इसके लिए आप सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा सीधा होता है। दूसरी बात है वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में ये है, तो इसको इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है ना। इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो ये हो गया प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी। इसको आप क्लियर से रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब हम समझते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? दर्पण, दर्पण दो तरह का होता है, एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसको कहते हैं? तो समतल दर्पण तो ये कांच का एक समतल प्लेन टुकड़ा होता है। गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसके पहले हम जरा सा चलेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं, तब ये भली भांति बढ़िया से समझ में आएगा। प्रकाश का परावर्तन, इसका आपको फिगर दे रहे हैं।
आपतित किरण, इसलिए प्रकाश का परावर्तन में हमने देखा कि कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपतित किरण, आपतित किरण, फिर आ रहा है परावर्तित किरण, फिर आ रहा है आपतन कोण, फिर आ रहा है परावर्तन कोण, फिर आ रहा है आपतन बिंदु, फिर आ रहा है अभिलंब। तो आपतित किरण किसको कहते हैं? आप डिफिनेशन साथ साथ लिख सकते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। डिफिनेशन इसी पे निहित है। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतन कोण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने लंब को हम अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसे भली भांति समझ लेना है। आपतित किरण कौन है, परावर्तित किरण कौन है, आपतन कोण कौन है, परावर्तन कोण कौन है, ये समझ लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने नियम हैं? तो दो नियम हैं। फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये दो नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के लिए। दर्पण के बारे में हमने थोड़ा सा समझ लिया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण
इसे कहते हैं, ये सॉरी, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण, इसको एक मिनट इसको समझा दिया जाए। अगर हम इसको काट लेते हैं तो इस तरह से कटता है, इसका इधर वाला पार्ट जो है कलई कर देते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। तो गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? तो उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। नेक्स्ट जो है ये पॉइंट फिलहाल इतना ही, आगे बताएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कल फिर चलेगी। आप लोग फिर से नहीं, जो समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। धन्यवाद।